हेलो दोस्तों, मेरे चैनल जीके एंजॉय क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मौलिक अधिकारों का वर्णन। ये जो पहला पॉइंट है ये मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। मतलब जो मौलिक अधिकार है उसका जो वर्णन किया गया है वो किस में किया गया है? भाग तीन में अनुच्छेद जो ये अनुच्छेद है 12 से 35 के बीच में किया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मौलिक अधिकारों को वर्णन मतलब किस में किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आप बोल दीजिएगा कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में किया गया है। बढ़ते दूसरे पॉइंट की ओर कि भारत के संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार 6 है। जो मौलिक अधिकार है वो 6 है। ठीक है, किसके अनुसार? भारत के संविधान के अनुसार। तीसरे पॉइंट में आते हैं, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300 सेक्शन 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। मतलब क्या था कि जो भारत के संविधान के अनुसार पहले जो अधिकार थे वो पहले 7 थे। ठीक है, और वो 7वां अधिकार कौन सा था? ये संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये 7वां अधिकार था। पर क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन जब हुआ, कब हुआ था? 1979 ईस्वी को। तो उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से उसे हटाकर मतलब उसे हटा दिया गया। ठीक है, इसे हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 सेक्शन 1 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसे रखा गया है। ठीक है, बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। तो हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 18 तक इसमें विवरण दिया गया है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार और इसे फिर समता का अधिकार भी कहते हैं। आप समानता का अधिकार भी कह सकते हैं या फिर समता का अधिकार, एक ही बात है। ठीक है, तो है संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के समानता के अधिकार को विस्तार से बताया गया है। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार को विस्तार से बताया गया है। मतलब जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में इसका विवरण दिया गया है। इसका मतलब पूरा डिटेल दिया गया है इसमें। ठीक है, इसके अनुसार होता क्या है कि इसके अनुसार भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसमें होता क्या है कि किसी भी नागरिक के साथ या फिर धर्म या वंश या जाति, लिंग को लेकर या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है इसके अनुसार, समानता के अधिकार के अनुसार। ठीक है, साथ ही इसमें भारत के सभी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों में समानता को भी शामिल किया गया है। मतलब जितने भी भारत के जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक हैं, इसमें सभी प्रकार के लोगों के लिए रोजगार दिया गया है और मतलब सबको बराबर अवसर दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को मतलब सबको मतलब किसी को छोटा दिया, किसी को बड़ा काम दिया, ऐसा नहीं, सबको बराबर का मतलब काम देता है। ठीक है, मतलब अवसर मिलता है सबको बराबर का, सभी लोगों को, हर नागरिक को। तो हम बढ़ते दूसरे अधिकार की ओर। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार यानी फ्रीडम। आपको तो पता ही है, फ्रीडम हर किसी को चाहिए आजकल। और ये किस अनुच्छेद में आता है? 19 से लेकर 22 तक अनुच्छेद में आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट करते चलिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। हर परीक्षा में पूछता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, नीट, कुछ भी मतलब इससे पूछता ही पूछता है। तो इसमें बोला जा रहा है कि अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स है, जो 19 से 22 तक के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। किसमें? न स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक।
ठीक है, इसमें मतलब विवरण दिया गया है। इसमें समाहित अन्य अधिकार इस प्रकार है: शिक्षा का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, स्वतंत्रता अधिकार, किसी जगह इकट्ठा होने का अधिकार, संघ संस्था या यूनियन बनाने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने जाने का निवास करने का अधिकार, और जीविका सॉरी उच्चारण नहीं हो रहा, जीविकोपार्जन के लिए किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार, या किसी भी आरोप में फंस जाने पर दोष सिद्ध होने तक संरक्षण का अधिकार। देखिए अधिकार मतलब क्या होता है, मतलब नागरिक को जो दिया गया जो फ्रीडम है, जो अधिकार, वो हमारे मतलब जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखो देखिए आप, ठीक है, पहला तो आता है शिक्षा का अधिकार, सॉरी देखिए पहला आता है आपका शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार आता है। और शिक्षा का अधिकार मतलब सबको शिक्षा लेने का बराबर का अधिकार है। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मतलब कुछ भी बोलने का अधिकार, ठीक है। आप कुछ भी बोलने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मतलब गाली गलौज किसी को बोल दें, मतलब अपनी बात किसी के सामने रखने का, ठीक है, अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं, उसके लिए आपको पूरी पूरी फ्रीडम है, ठीक है। उसके बाद है आपको स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है, वही। फिर है आता है आपका किसी जगह इकट्ठा होने का अधिकार। इकट्ठा होने का अधिकार यानी आपको पता ही है, मतलब यूनियन हो, ग्रुप हो, या फिर आप किसी के विरुद्ध कोई ये कर रहे, क्या बोलते हैं उसको, मतलब हड़ताल करते हैं, संस्था बनाते हैं अपनी, इसको यूनियन बोलते हैं इसी को, ठीक है। तो इसका भी आपको अधिकार है। मतलब अधिकार मतलब इसमें हर तरह का अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार में। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये किसके अनुच्छेद में आता है? ये आता है आपका अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक, ठीक है। अनुच्छेद 23 से 24 के बीच शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है इसमें। मतलब अनुच्छेद 23 और 24 में इसका विवरण दिया गया है, किसका ना, शोषण के विरुद्ध अधिकारों का, ठीक है। तो इस अधिकारों के तहत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, यहाँ तक कि सरकार, यहाँ तक कि सरकार भी, क्या लिखा है इसमें, हाँ, यहाँ तक कि सरकार भी देश के किसी भी नागरिक का शोषण नहीं कर सकता। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि इस अधिकार के तहत जो है वो कोई व्यक्ति या फिर व्यक्तियों कोई ग्रुप हो, ठीक है, या फिर सरकार ही क्यों ना हो, वो किसी भी नागरिक का शोषण नहीं कर सकता। पहले हमारे देश में बेगार बाल श्रम की प्रथा थी। देखिए हमारा जो पहला देश था वो पहले मतलब बेगार मतलब काफ़ी मतलब बेरोजगार था, ठीक है, और बाल श्रम मतलब जो बच्चों से काम कराया जाता है, इस तरह की पहले प्रथा थी, समय था मैंने उस समय पहले। लेकिन शोषण के विरुद्ध अधिकार से मिली शक्ति के कारण ही इस कुरीति का अंत हो सका। जब कोई भी 14 वर्ष तक के बच्चों को फैक्ट्री या घरों में काम पर नहीं रख सकता। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के हर नागरिक को अधिकार देता है कि अगर उसके साथ किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण हो तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। देखिए अब बताया जा रहा है इसमें कि जो बच्चे होते हैं कम से कम 14 वर्ष तक, उनको अपना फैक्ट्री में काम करा सकते हैं, ना घरों में और ना ही कहीं और जगह, ठीक है। इस पर अगर आप काम करवाते हैं छोटे बच्चों को तो इस पर आपको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, और हो सकता है आप पर कोई शिकायत भी दर्ज हो जाए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर हमारा। तो हमारा नेक्स्ट अधिकार जो है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। और ये आता है किसमें, ये आता है आपका अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक, इसके बीच में आता है, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में यह सुनिश्चित किया गया है कि देश के प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। देखिए हर हर आदमी का अपना एक धर्म होता है, हर देश का अपना एक धर्म है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें फ्रीडम दी गई है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं जो आपका धर्म है, ठीक है। उससे आपको कोई भी मतलब नागरिक आपको कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो आपका धर्म है और आपको अपने धर्म मानने का पूरा अधिकार है।
वो किसी भी धर्म में विश्वास रख सकता है, उस धर्म का प्रचार प्रसार भी वो कर सकता है। देखिए, आप जिस धर्म के हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, कुछ भी हो, तो आप अपने धर्म को मान सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर कोई मनाही नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का यही अधिकार सिख धर्म को मानने वाले लोगों को कृपाण रखने की आज़ादी देता है। जो सिख है, जो पंजाबी होते हैं, उनको भी ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। हर किसी को अधिकार प्राप्त है। इसी में आता है कि किसी भी धार्मिक संस्था, संगठन या संस्था की अभिवृद्धि का अधिकार। इसी के तहत धार्मिक चंदे आदि का संकलन किया जाता है। इसी के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या पूजा प्रार्थना में शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता भी मिली है, ठीक है। देखिए, सबका अपना धर्म होता है। जैसे मान लीजिए देखिए, जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में पूजा हो रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ मुस्लिम तो कोई जाएगा नहीं, सिर्फ हिंदू जाएंगे। और अगर कहीं मुस्लिम की क्या बोलते हैं उसको, मस्जिद में अगर उनके वहाँ कुछ हो रहा है, तो हिंदू वहाँ जाएगा नहीं। मतलब सबका अपना अपना धर्म है और सब अपने अपने धर्म को मान सकते हैं, ठीक है। सब अपनी अपनी जगह सही है। तो उसी में मतलब यही बोल रहा है कि इसी के तहत तो वही से बोल रहा है कि मतलब कोई भी संस्था हो या धार्मिक शिक्षा या पूजा प्रार्थना हो, तो अगर आप उस धर्म के हैं तो आप उसमें ज़रूर भाग लें, और अगर आप उस धर्म के नहीं हैं तो आप इसमें भाग ले या नहीं ले, उसमें आपकी मर्जी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है हमारा सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आता है आपका 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति विशेष की रक्षा करने तथा उनकी उन्नति करने का अधिकार है, ठीक है। देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी के अधिकार के अनुसार जो है, वो भारत का प्रत्येक नागरिक, मतलब हर इंसान वो है, वो अपनी भाषा, लिपि या कोई भी उसकी संस्कृति हो, उसकी वो अपनी रक्षा कर सकता है, और उसमें अपनी जो संस्कृति है उसकी, वो उसको उन्नति की ओर ले जा सकता है, मतलब और प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का अधिकार भी है, जैसे मदरसे आदि। देखिए, मदरसे मतलब क्या होता है, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनका अपना एक शिक्षा का संस्था है, तो वो लोग अपना चलाते हैं, ठीक है। सबका अपना अपना है, ये है पसंद है, ठीक है। सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना अधिकार है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ऐसा करने से किसी अन्य वर्ग को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसी के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात होती है। देखिए, इसमें एक शर्त भी है कि आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आपकी वजह से किसी दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी को दूसरे को मतलब ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए किसी इंसान को, ठीक है। तो ये है, तो ये इसमें शर्त रखी गई है, ठीक है। वरना कानूनी कार्रवाई तो होनी ही होनी है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका जो अनुच्छेद है वो है 32 में, ठीक है। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब ये जो अधिकार है ये आखिरी है और सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 32 में भारत के नागरिकों के लिए संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। अगर व्यक्ति के किसी भी अधिकार का हनन होता है तो वे सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है कि अगर किसी भी नागरिक का कोई अधिकार का हनन हो रहा है, मतलब अगर उसका कोई मतलब उसको मतलब कोई चीज़ चाहिए, मतलब वो उसका अधिकार है, और अगर उसे वो चीज़ नहीं मिल रही है, हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, ठीक है। इन संविधानों के उपचारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार विस्तार से हम इस प्रकार समझ सकते हैं, ठीक है। वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट से कह सकता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या कह सकता है और क्या क्या प्रकार इसके। पहला है निषेधाज्ञा, ठीक है। निषेधाज्ञा मतलब होता है कि आज्ञा लेना या आदेश लेना, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट निषेध आज्ञा उस परिस्थिति में जारी करती है जब वो यह देखती है कि कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई कर रही है।
इसे निषेधाज्ञा का प्रतिषेध लेख भी कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है किसमें कि अगर कोई ऊपरी अदालत यानी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई भी हो, कोई भी अदालत हो, ठीक है, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, मतलब अपने अधिकारों का वो गलत फ़ायदा उठा रही है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि आप मतलब उस पर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है, कार्रवाई कर सकते हैं उसके ऊपर। और निषेधाज्ञा को प्रतिषेध लेख भी कहते हैं इसको, ठीक है। दूसरा वाला जो है हमारा वो है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से होता है, किस अधिकार से आपने किसी, मान लीजिए आपने किसी पर केस फाइल किया तो आपने किस अधिकार से उस पर केस फाइल किया, उसी को मतलब कहा जाता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कि न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश उस परिस्थिति में जारी करता है जब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त किया गया है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उस व्यक्ति को काम करने से रोक देता है। बात सही है। देखिए कह रहा है कि अधिकार परीक्षा मतलब कब जारी किया जाता है, इसको तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायालय अधिकार, ठीक है, उस परिस्थिति में जारी करता है जब उस इंसान को लगने लगता है कि वो उस पद के लायक ही नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कोई मंत्री बना या फिर कोई डॉक्टर बना या फिर मिनिस्टर, कुछ भी बना हो, तो अगर आपको लगता है कि नहीं वो इंसान इस पद के लायक ही नहीं है, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, कानूनी आपका हक बनता है उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप उस पर कानूनी एक्शन ले सकते हैं। अगला पॉइंट है उत्प्रेषण रिट। उत्प्रेषण रिट, ठीक है। उत्प्रेषण रिट मतलब पता किसे कहते हैं, मतलब जैसा कोई उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो जो अपने अधिकार का मतलब अपने अधिकार का वो गलत फ़ायदा उठाता है, मतलब उसका उल्लंघन करता है, तो उसी को रोकने के लिए जो उद्देश्य जो जारी मतलब कुछ मतलब कानूनी कार्रवाई होती है उसी को मतलब उत्प्रेषण रिट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें वही कहा जा रहा है कि जब कोर्ट यह नोटिस करता है कि किसी निचली अदालत ने या सरकारी अधिकार ने बिना अधिकार के कोई कार्य किया है और वो किसी मुकदमे की सुनवाई या जांच करता है, तो ऐसे केसेस को सीधे साधे ऊपरी अदालत में उत्प्रेषित यानी ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब कह रहा है कि जब कोई कोर्ट, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है, कोई भी हो, कोई सरकारी अधिकारी ने बिना अधिकार के कोई कार्य किया, मतलब उसका कोई अधिकार ही नहीं था, ठीक है, कोई सरकारी अधिकारी है तो उसने कुछ मतलब ऐसा काम कर दिया जो मतलब उसका अधिकार में नहीं था, मतलब उसके अंडर में नहीं था, फिर उसने वो काम कर दिया, तो वो किसी मुकदमे की सुनवाई या जांच करता है, तो कोर्ट ऐसे केसेस को सीधे साधे ऊपरी अदालत में उत्प्रेषित यानी ट्रांसफ़र कर देती है। मतलब कोर्ट जो है उसके खिलाफ मतलब एक्शन लेती है, और जो उसका केस है वो किसी मतलब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भेज देती है, ठीक है, अगर वो कोई गलत काम करता है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका मतलब होता है कि एक प्रकार की कानूनी आज्ञा पत्र होती है जिसके द्वारा किसी गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। मतलब ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, ठीक है, ये जो कानून है इसके मतलब माध्यम से देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी काम कर रहा तो इसके द्वारा मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, रिट के द्वारा उस व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है कि अगर वो इंसान अगर गलत, भले में वो इंसान मतलब गलत ही क्यों ना हो, कोई गैर कानूनी काम ही क्यों ना कर रहा, तो उसको मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से उससे मतलब रिहाई मिल सकती है, ठीक है। तो ये सब मतलब, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब मतलब कानून के खिलाफ है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलूँगा आपसे, ठीक है।